सब छोटका छोटका कर लेते रहिए, वो सब कहीं एडजस्ट हो जाता है। चलिए ध्यान से देखिए, हिस्ट्री में जो डेली डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, कुछ समझाए थे आप लोगों को। हिस्ट्री का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? प्राग इतिहास। इसमें मानव कुछ लिखा था? दूसरा वाला इसमें लिखा था, पढ़ा गया। इसके बाद ऐतिहासिक, कौन सा हो गया? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक इसमें मानव ने लिखा भी और पढ़ा भी गया। समझा गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आप बता सकते हैं प्राग ऐतिहासिक में किसको रखा गया? हाँ, पाषाण काल। किसको रखा गया? पाषाण। अलग बात है कि पाषाण काल को पूरा पाषाण, बद्ध पाषाण, नव पाषाण काल इत्यादि कालों में बांटा गया। आदि ऐतिहासिक में बता सकते हैं किसे रखा गया? हाँ, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल कहां से शुरू होता है? वैदिक काल से। कहां से? वैदिक काल। वैदिक काल से। और कहां तक आता है? अभी तक आता है। वैदिक काल के बाद कौन सा आया था? महाजनपद। वैदिक काल में कितने वेदों की रचना हुई थी? 4। इसके बाद का काल कौन सा? महाजनपद। कौन सा था? महाजनपद। महाजनपद का काल कहा जाता है उसको। महाजनपद सब जो जनपद महाजनपद थे वो टोटल कितने महाजनपद? 16 छोटे छोटे क्या थे? सब महाजनपद थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन? हाँ, मगध। कौन महाजनपद? मगध में। मगध महाजनपद पर शासन करने वाले वंशों की संख्या कितनी है? 7। कितने राजवंशों ने शासन किया? 7 राजवंशों ने शासन किया था। कल हल्का बहुत हम आप लोग को समझाए थे। हाँ, देखिए महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? मगध। इसका शॉर्टकट आपको बताए थे, कौन सा था? हसीन मसूकसा। हसीन मसूकसा। क्या था शॉर्टकट? हसीन मसूक सा। हसीन मसूक सा। शॉर्टकट क्या था बाबू? हसीन मसूक सा। हा से बताइए तो। हा से हरियांक वंश। स से शिशु नाग वंश। न से नंद वंश। नंद वंश। म से मौर्य वंश। उसके बाद शुंग वंश। उसके बाद कर्ण वंश। और कर्ण वंश के बाद सातवाहन। सातवाहन वंश। समझाए थे ना बाबू कल? बताइए मगध पर शासन करने वाला पहला वंश? हाँ, हरियांक वंश। हरियांक वंश का पहला राजा बिंबिसार। बिंबिसार ने क्षेत्रफल विस्तार करने के लिए शादी करना प्रारंभ कर दिया। अपने बेटे को शादी करने नहीं देता था। इसका बेटा का नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु की शादी हो पा रही थी क्या? नहीं। अजात शत्रु अपने ब्याह करने के लिए किसको मार दिया? बाप। अपने शादी कर लिया, ठीक ठाक से रहने लगा। उसके बाद से कुछ दिन बाद एक कोनो और पसंद आ गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? देखिए जो मर्द होता है ना, मर्द का प्रेम जो होता है वो मेहंदी के समान होता है। शुरुआते भर वो लाल रहेगा, फिर धीरे धीरे उतर जाएगा। समझ में आ गया? इसी में महिला ठगा जाती है। सब महिला सब खुश हो जाती है, डेमो देखती है सब एकदम खुश हो जाते हैं। ओहो, तो जरा एडमिशन बात दू तो वो हाल करेगा। लड़की जो ना पूरा लोल होती है सब, तनी सा में ना खुश हो जाएगी एकदम। तनी सा बात बोल दीजिए एकदम खुश हो जाएगी। बस उसको खुश रखिए, बस मुंह से खुश रखिए, बस चढ़ा के रखिए, एकदम तारीफ करिए, खूब खुश रहेगी। उसको हैवी हैवी वर्ड बोलिए, मुझे तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बस जब तक जिंदगी है तब तक ही साथ चाहिए। थोड़ा हैवी हैवी थोड़ा सा वर्ड बोल, खुश रहेगी सब। तो ये सब चढ़ा लिया, शादी कर लिया। उस शादी ब्याह के बाद और कौन पसंद है? दूसरा का शादी करने लगा, तीसरा किया, चौथा किया। धीरे धीरे दहेज में मगध का क्षेत्रफल क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसका बेटा था जिसका नाम था उदाइन। क्या नाम था? उदाइन। इो एगो को पसंद कर लेता। वो कह रहा है कि पापा हम कब शादी करेंगे? तो ये कह रहा है कि अरे रुक ना रे, अभी तो हम ही को करने देना। कहा कि सजरा ना मानेगा। उदाइन मार दिया अजात शत्रु को, भाला मार दिया। नहीं जातू, हाँ, ई मार के देखिए, ई ब्याह करने के लिए इसको मारा, इसका बेटा ब्याह करने के लिए अपने बाप को मारा। आई होशियार था, अपने बेटा का ब्याह बचपन में कर दिया। नहीं ना तो पक्का इो मराया रहा था।
हर 6 महीना पूछता था बाबू और कोनो बिया हुआ ना करना है, करना हो तो बता देना, नहीं तो मार दे तू भाला हमको, तेरा ब्याह करना हो तो क्या करता था बता दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही उदयन था जिसने पाटलिपुत्रा की स्थापना किया था। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया? उदयन ने। धीरे धीरे ये वंश समाप्त हो गया। इस वंश के अंतिम शासक को मार दिया कौन? शिशुनाग। और हर्यंक वंश का अंत करके कौन सा वंश स्थापित? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का अंत कर दिया था महापद्म नंद। किसने अंत किया? महापद्म नंद। अब महापद्म नंद ने किस वंश की स्थापना की? किस वंश की स्थापना किया? नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने कर दिया। शिशुनाग वंश एक छोटा सा वंश जिसने बहुत बड़ा कुछ काम नहीं किया था। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, सबसे क्रूर शासक था महापद्म नंद। अब महापद्म नंद का बेटा जो था, ये तो क्या महापद्म नंद, इसका बेटा था ससुरा धनानंद। धनानंद और खतरनाक था धनानंद, एकदम भयानक खचरा था धनानंद। भले देखिए एरिया कौन सा था? मगध। पहले मगध छोटा था तो उस समय मगध का शासक थे हर्यंक। हर्यंक ने थोड़ा क्षेत्रफल बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, धीरे धीरे हर्यंक पर कब्जा कर लिया शिशुनाग। शिशुनाग इसी वंश का सेनापति था। मार दिया सेनापति कैसे? भल्लाल देव मार दिया। उस बुढ़िया का नाम था उसका, अरे बुढ़िया का नाम देवसेना। सीरियल में एक चीज देखें, जिस महिला का टीका जितना बड़ा रहेगा उतने खचरी रहेगी। एक चीज हम कॉमन देखते हैं, समझ आ गया? शादी ब्याह के समय जाइएगा, सास का बड़का टीका देख लीजिएगा ना, समझिएगा यही कंपनी की है वो छोटकी। बहुत टीका बड़ी खतरनाक होती है। सीरियल देखिए कि नहीं आप लोग? बताइए हम कुछ गलत बोल रहे हैं? हाँ? सीरियल में देखिए जितना बहुत टीका रहेगा उतने खचरी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के सेनापति को मार दिया महापद्म नंद। कौन से वंश की स्थापना किया? नंद वंश। इसका अगला शासक धनानंद। और खचरा निकला कौन? धनानंद। धनानंद को कोई मतलब नहीं था, लेकिन धनानंद के समय क्षेत्रफल मगध का इतना बड़ा हो चुका था। मगध क्या हो चुका था? बहुत बड़ा हो चुका था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मगध पर इसी समय भारत की ओर से हमला कर दिया कौन? सिकंदर। किसने हमला कर दिया? सिकंदर। अचानक इधर हमला किया कौन? सिकंदर। 326 ईसा पूर्व हमला किसने कर दिया? सिकंदर। और इधर सेना, इधर किसका शासन चल रहा? इधर क्षेत्र कौन था? मगध। क्या जब सिकंदर आक्रमण किया तो मगध पे हर्यंक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था। हाँ, आनंद वंश का कौन सा राजा? धन। इसको टेंशन ही नहीं था। यहाँ पे नदी बहती थी, ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास। ब्यास नदी से पहले इसने यहाँ के राजा पोरस को हरा दिया। किसे हरा दिया? राजा पोरस को। अब पोरस राजा को पकड़ के लाया गया सिकंदर के सामने और कहा गया बताओ तुम्हारा क्या सुलूक किया जाएगा। तो उसने सिकंदर ने कहा कि मेरे आगे घुटने टेक दो, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। पोरस ने कहा कि हम हिंदुस्तान के राजा हैं, काट दीजिए, हमको नहीं चाहिए ऐसे कोई जिंदगी जो आपके सामने झुकना पड़े। सिकंदर उसकी वीरता से खुश हुआ। सिकंदर की पत्नी थी रेक्सोना, उसने पोरस के कलाई पर राखी बांध दिया। यही ससुरा करता था सिकंदरवा। जीतता था, सारा कब्जा कर लेता था, फिर उसको दोस्त बना लेता था। कहता था कि अगली राजा पे हमला करेंगे तो मदद करना। इसे ब्रांच बनाते बढ़ाते आगे बढ़ते जा रहा था यहाँ पे। और उसकी पत्नियां राखी बांधते जा रही थी, राखी बांध। समझ में आया कि नहीं आया? सिकंदर के लिए तो और अच्छा था, उसको टेंशन नहीं था कोई। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं जरा युद्ध में बिजी है कोनो उसको। समझ रहे आप लोग? आगे समझिए आप। तो उधर राखी बांधी वहां पे पोरस राजा से हो गया यहाँ पे। अब ये प्लान बनाया कि अब हम अब किस नदी को प्यार हेल जाएंगे? ब्यास नदी। अब ब्यास को हेलेगा तो कौन सा चालू आ जाएगा? मगध। और मगध पर कब्जा कर लेगा सिकंदर तो यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि मगध खनिज संपदा से भरा था, धन दौलत से भरा था, हाथी यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पर जो ये पाषाण काल वगैरह मिटा दे तो आपको यहाँ पर एक जगह था जिसका नाम था, पाकिस्तान में एक जगह था तक्षशिला। क्या नाम था? तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का एक टीचर था जिसका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य।
चाणक्य हर बातों को ध्यान से देख रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। चाणक्य के समय चाणक्य ने कहा कि तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि सिकंदर अगर भारत में घुस जाएगा तो बहुत भारी दिक्कत हो जाएगा, सिकंदर को वहां से हटाना जरूरी है। तो ये कहा कि अब सिकंदर हटेगा कैसे यहाँ से, ये तो आया है पूरा युद्ध करने के मैटर में, अब पोरस भी इसका हेल्प कर रहा है, अब ब्यास नदी को पार कर गया तो यहाँ सिकंदर में कोई रोकने वाला नहीं है। तो कहा कि इधर जो 16 गो महाजनपद है उसमें से 8-10 गो बचा है, बाकी पे तो मगध ने कब्जा कर लिया। यानी जनपदों में महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन हो गया था? मगध। तो चाणक्य आया वहां से, कहां? पाकिस्तान के तक्षशिला से कौन आ गया? चाणक्य। कौन आया बहू? चाणक्य। और चाणक्य आया मगध में, और यहाँ का राजा कौन था? धनानंद। धनानंद को समझाया कि महाराज आप नेतृत्व करिए, यहाँ के राजाओं को मिलाइए और हमला करिए किस पर? सिकंदर पर, वरना वो ब्यास नदी को पार कर जाएगा तो बहुत समस्या हो जाएगा। तो धनानंद उस समय ऑर्केस्ट्रा देख रहा था, पूरा शराब शराब के नशा में भूत था, एकदम ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, आरा वाला ऑर्केस्ट्रा गया संजय तो ऑर्केस्ट्रा देख रहा था, वो ससुरा भड़क गया चाणक्य पे, कहा कि ये टकला कौन है? ससुरा धनानंद नशा में अपनी सैनिकों को बुलाया और चाणक्य के टकला पकड़ के चोटी और घसीट के फेंकवा दिया। ससुरा सोचिए, अब इसका अनुभव तो आप लोग को आज ज्यादा अच्छा से होगा, आप लोग मतलब आप लोग इसको कल्पना कर सकती है। अब हम लोग का बाल पकड़ीबे नहीं करेगा, महिला का चोटी पकड़ के कोनो उतारेगा, कितना भयानक लगा, वो चोटिया पकड़ के फेंकवा दिया, कहा कि भागे यहाँ से। चाणक्य चोटी खुल गया, कसम खाया कि धनानंद हम बर्बाद कर देंगे तुमको, एकदम याद रखना है यहाँ पे, और जब तक बर्बाद नहीं कर देते ना दोबारा इस अपनी चोटी को बांधेंगे नहीं। और वहां से वापस गया मगध के तक्षशिला, कहा कि इंसान को गुस्से में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, गुस्सा में इंसान को अपना मेन गोल नहीं भूलना चाहिए। मेरे लिए पहला शत्रु कौन है? सिकंदर है, बाद में शत्रु कौन है? धनानंद। इसने सोचा कि पहले हम धनानंद से बाद में निपटेंगे। धनानंद को वहीं मगध में खड़ा होकर बोला मैं तुम्हें विनाश कर दूंगा। तो धनानंद को कहा विनाश कर दूंगा, तो ये धनानंद कहा कि इसको फांसी पे चढ़ा दो जी। इसके सैनिक सब पकड़ लिए सर, किसको? चाणक्य। तो एक 12 साल का लड़का चाणक्य को बचा लिया, नाम था उसका चंद्रगुप्त। वो चंद्रगुप्त को लेके गया तक्षशिला, कहा कि मैं तुम्हें वहां का राजा बनाऊंगा, और तक्षशिला ले गया। और उसने क्या किया, सिकंदर की सेना जब इधर प्लानिंग बना रही थी तो उसने कहा कि किसी एक सैनिक को मार दो। तो चुपके से कोनो एगो सैनिक पानी उनी पीने की ना मार दिया, उसका वेशभूषा पहन के बैठ गया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब सिकंदर की सेना में कौन घुस चुका था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसको तय रणनीति थी, और सिकंदर की सेना भी चाणक्य का इज्जत करती थी क्योंकि वो ब्राह्मण था और एक गुरु था, युद्ध का तो सैनिक नहीं था। उसने कहा कि देखिए मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अगर आपकी सेना ब्यास नदी को पार करेगी तो यह भूमि देवी देवताओं का है, दैवीय प्रकोप पड़ेगा, आपके सारे सैनिक मर जाएंगे। सिकंदर कहा कि तू देर पगलाया है रे, हम जो जरा मैसेडोनिया से हमला करते आ गए, पूरा दुनिया जीत लिए, ऐसा कोनो प्रकोपे नहीं देखे, यहाँ कौन सी पड़ेगा। जबकि उसकी सेना में घुस चुका था कौन? सिकंदर। उसने चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की फौज की खाना में उल्टा सीधा जहर मिलाना चालू कर दिया। पूरा का पूरा क्या मिला? जहर। सैनिक खाए सब, 2 बटालियन मर गया। कहा कि देख लीजिए, और उस समय पोस्टमार्टम थोड़े थे कि पता चले जहर खा के मरा। ससुरा सिकंदर की सेना में अफवाह फैल गया। सही बात है, सब ब्यास नदी को पार कर जाएंगे लोग ना, तो उधर देवी देवताओं का जगह, इन्हें ना जाएंगे। अगले दिन उसने जहर मिला दिया जिससे लोग अंधे हो जाए। खाना खाया तो 1 बटालियन फौजी अंधा हो गया। कहा कि लड़िए। अगले दिन खजुआट फैला दिया, चेचक फैला दिया, महामारी फैल गई। सिकंदर की सेना में अफवाह फैल गया। दुनिया की सबसे बड़ी फौज अपनी राजा के आगे कह दिया कि हम ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे, उधर देवीय प्रकोप है। वहां कोई देवी प्रकोप नहीं था, वो चाणक्य की कूटनीति का नतीजा था जो चंद्रगुप्त मौर्य को घुसा दिया। और यहां से लौट गया कौन? सिकंदर। सिकंदर जब लौटा तो 323 ईसा पूर्व, आपको बताया था ये चीज उल्टा चलेगा। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में, कहां पर? बेबीलोन में। बेबीलोन में सिकंदर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन सिकंदर का सेनापति जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर, उसको एकदम कंफर्म पता था ये कोई ना कोई आदमी जहर मिला रहा है, तो वो इस बात पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन राजा जब सिकंदर कह रहा है कि लौटो, तो सेनापति क्या करेगा? लौट नहीं करेगा। अब वहां जाके सिकंदर की क्या हो गई? बेबीलोन में मृत्यु हो गई। सिकंदर का घोड़ा का नाम था बुके फराल, उसके घोड़ा पे लगाम नहीं थी,
सिकंदर एक मात्र ऐसा था जिसके घोड़ा पर लगाम नहीं थी, उसका घोड़ा इतना वफादार था, वो एक बार बोल देता दाहिने बाएं, वो उसी हिसाब से मुड़ जाता था। ये अपने यहाँ की एक्का वाला घोड़ा नहीं, हम लोग के यहाँ घोड़वा ससुरा खचरा होता है, यहाँ देखिएगा ना पट्टी लगाना पड़ता है ताकि सीधे देखे, ना तो इन्हें उन्हें खोल देंगे, कोनो घोड़ी देखा तो उन्हें उतर जाएगा उतर जाएगा, उन्हें कोनो दूसरे मोहल्ला में चल जाएगा, अब उससे दिक्कत हो जाएगा। तो उसका घोड़ा बहुत शरीफ था, वहां मर गया, घोड़ा भी मर गया, सिकंदर भी मर गया। वह सिकंदर मरा, अब सिकंदर की पूरी सेना किसके नेतृत्व में आ गई? सेल्यूकस निकेटर। किसके नेतृत्व में आ गई? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर अब क्या बन गया? राजा बन गया। कहा कि ससुरा अब हम ना छोड़ेंगे, अब हम हमला करबे करेंगे, मगध हम जीतेंगे, देखते हैं कौन देवी प्रकोप है। लेकिन उसको उधर ही रोकिए। इधर चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा भूला नहीं था, उसने कहा कि चंद हम सिकंदर को हरा दिए, तू कौन डेक्ची का मसाला है। इसने मगध के छोटे मोटे राजाओं को धनानंद के विरोध में किया और धनानंद पे क्या करा दिया? हमला करा दिया। और यहाँ किसको मार दिया? धनानंद को। और खुद राजा किसे बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब बताइए, अब मौर्य वंश का शासन हो गया किस पर? मगध पर। और मौर्य वंश का शासक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसका सलाहकार कौन बना? सलाहकार चाणक्य। और मगध अब अपने सुखी संपन्न जीवन को जी रहा था। तभी मगध पर एक ग्रहण मंडरा गया, उधर से हमला करने कौन आ गया? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर भली भांति जान चुका था कोई देवी प्रकोप नहीं है, हमको हमला करना ही पड़ेगा। कहां पर? मगध पर। इस समय मगध का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और प्रधानमंत्री सलाहकार चाणक्य था। चाणक्य ने कहा कि टेंशन मतलब, पहले पता करो उसकी सेना में सबसे बड़ा पावर किसके पास है। तो कहा हाथियों की फौज सेल्यूकस निकेटर ज्यादा ले आ रहा है, उसकी सेना में क्या है? हाथी। इसने कहा कि पीछे हट जाओ, तब तक छुप छुप के लड़ो जब तक बरसात नहीं आ जाता। बरसात में वो किचाइन हुआ कि हाथी पिछला के गिर गई। सब हाथी गिरती है तो सोचा उठियो नहीं ना पाती है जल्दी। बड़ा आदमी या बड़ा महिला गिरेगी तो उठेगी जल्दी, अमित शाह गिर जाएगा तो वो उठेगा जल्दी। वहां पे उसकी हाथी वगैरह फंस गई, यहाँ पे युद्ध विपरीत परिणाम होने लगा। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य अपने बहादुर था और उसका सलाहकार चाणक्य एक से एक गुणी पर पुरुष था, वहां पे पूरी तरह घेर लिया। सेल्यूकस निकेटर को अपनी मौत सामने दिखने लगी। 400-500 सैनिक बचे थे, अब ऐसे दिख रहा था, उससे ज्यादा तो बैच में लड़का रहता है हमारा। इस सैनिक बचे थे, अब क्या करेगा? सेल्यूकस निकेटर अब मरने के कगार पे था। तो वो कहा क्या अब क्या करेंगे, मर जाएंगे तब तो। तू अपनी बेटी को लाया था, कार्नेलिया को, और उस समय की समझिए वो विश्व सुंदरी थी कार्नेलिया, और उसने कार्नेलिया को आगे कर दिया। आज चंद्रगुप्त मौर्य तलवार भांजते आया, देखा कार्नेलिया को तो देखते रह गया, अरे बाप ससुरा ई कौन है रे एकदम कहा कि बाप रे बाप बढ़िया है तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर से कहा कि देख तोरा मार देंगे ना तो एकरा से बियाह कर दूं। तो मने मन सेल्यूकस निकेटर कहा कि एकरे खाती तो हम अगबे किए अरे तुम युद्ध में हार जाते तो मेरे अधीन रहोगे, अब बियाह कर लोगे तो हमारी बेटी के अधीन रहोगे तो कार्नेलिया से शादी हो गया किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का शादी किससे हुआ? कार्नेलिया से शादी हो गया। लेकिन सेल्यूकस निकेटर के मन में एक डर सता रहा था। डर ये था कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ तिलक लेकर तो आए नहीं थे, ये शादी ब्याह के लिए रिश्ता तो लेके आए नहीं थे, हम तो युद्ध करने के लिए आए थे। वो एक युद्ध के समझौता के तहत शादी हुआ है। मेरी बेटिया को ठीक से रखेगा कि कहीं ले जाके बिहार में थूरेगा। कुमरार में घर था, यहीं पे जहाँ कुमरार पार्क है ना, वहीं पे महल उगल था। कहा कि कहीं ऐसा ना हमारी बेटिया कार्नेलिया को पीटे। तो इसने क्या किया, चुपके से अपना एक दूत भेज दिया, कहा कि आप ही की सेवा करेगा। लेकिन वो उसका मुख्य काम था कार्नेलिया की सूचनाओं को भेजना, जिसका नाम था मेगास्थनीज। बताइए, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत का नाम मेगास्थनीज। इसने कहा कि भाई आपकी बेटी बहुत अच्छे से सुखी संपन्न है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, अच्छा से इसको रख रहा है, यो ठीक ठाक से है। यहाँ पे मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, इंडिका। क्वेश्चन आएगा, मगध की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? इंडिका से। मगध की जानकारी इंडिका से मिलती है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बाद में चंद्रगुप्त मौर्य आराम से बैठा था, मने मन सोचा ससुरा हमारा बेटी से बियाह कर दिया, अपनी बेटी से हमारा,
और दहेज में जानते हैं पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिया था। बिहार तो मगध यहां तक हो गया था, और कहां चल गया? पाकिस्तान। और कहां हो गया? अफगानिस्तान। आज नवाज शरीफ को हम बिहारियों को थैंक यू कहना चाहिए, दहेज की जमीन हम लोग छोड़ दिए। लोग नहीं समझे? यहाँ पे इतिहास गवाह है कि बिहारी बहुत दहेज लेता है। ये दहेज है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान पूरा का पूरा यहाँ पे, हाँ, दहेजे के चक्कर में इतना इतना जगह क्षेत्रफल विस्तार करके चला गया है कि नहीं? यहाँ पे अजब बिहार में दहेज बहुत भयानक लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? इसमें लड़की वालों की भी गलती है। लड़की जिस लेवल की उसी लेवल में ब्याह करिए, दहेज नहीं देना पड़ेगा, है कि नहीं? अब जनरल बॉगी में चलिए 200 रुपया किराया, आप जाइएगा एसी में तो ज्यादा पैसा लगभग करेगा। लड़की ग्रेजुएशन कर ली है, अपने एमटीएस का नौकरी ना लगे, लेकिन रोवनी के दूल्हा चाहिए दरोगा। लीजिए दरोगा, तो पैसों दीजिए दरोगा लायक नहीं, अपनो दरोगिन बन जाइए, दरोगा से करिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपया नहीं लगेगा। बराबरी में दहेज नहीं लगता, कभी नहीं लगेगा। बराबरी में कौन जी का दहेज लगेगा रे पकलो ना, उतना नहीं लगता है बराबरी वाला में। आई ऊपर नीचे करिएगा तो लगभग करेगा आपको ज्यादा में। लड़की की कोनो चीज का अते पते नहीं है, ऐसा नहीं ना होता है। एगो लड़की को देखने गए थे लोग, तो रिश्तेदार में, तो हम उन लोग हुए थे, तो पूछा गया लड़की की माँ से, पूछे कि लड़की कहाँ तक पढ़ी है? इंटर तक। तो करिए ना, ओ से ज्यादा मैट्रिक ले। हम कहें ससुरी जो ना कि यहाँ बियाह होगा ना ओकरा रोवा देगी। से देर पड़ी थी। तो दहेज में इसने क्या ले लिया? पूरा पाकिस्तान पूरा अफगानिस्तान क्या ले लिया? दहेज में ले लिया। फिर ये सोचा चंद्रगुप्त मौर्य कि दहेज एकदम दबा के दिया है, बेटी में कोई कमी नहीं है। पहले की लड़की सब में सच में कोई कमी नहीं रहती, आजकल की बहुत दा हो गई है। सही बताते हैं, आजकल की लड़की सब ना आदमी को कैसे झेल रहा है, वहां सब में कोई वो नहीं है। हम लोग के समय लड़की को कढ़ाई बिनाई सिलाई खाना बनाना हर चीज। आजकल की लड़की सब से लोल कौन चीज जानती है? सब ब्यूटिशियन का कोर्स 400 का ले लेगी, लिपस्टिक का ठोड़ रंगते रहेगी, ब्यूटिशियन। हम लोग के समय में हर कला जानती थी सब, सिलाई बिनाई कढ़ाई पेंटिंग A to Z जानती रहती थी सब। और कुछ आजकल जो नहीं देखते, और शोरूम में जाएंगे से तो और ठोड़ रंग थूथूर निकाल के थूथूर और सेल्फी लेगी सब। चलिए, है कि नहीं? ध्यान से देखिए, अब आगे समझिए। लड़की सबको कौन समझाए? जो समझाएगा वही गलत हो जाएगा। नहीं समझाएगा। वो गाना नहीं सुने, होंठ रसी लेते लड़की। वो गाना एक्चुअली किसको देख कर बना है? सुअर को देख, होंठ रसी लेते रहे, होंठ। वो एक्चुअली में गाना उस पे, और लड़की को लगता है कि हम लोग पे। चलिए ध्यान से देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य का कि आखिर इतना ब्याह शादी किया, हमको ये सब दिया, आखिर उस ससुरा तब हमला काहे किया था हम पे? जब दहेजे देना था, ब्याहे करना था, तो हमला काहे किया? तब पता चला कि इसको हाथी चाहिए था। अब मगध में हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, सोचा मगध पर हमला करेंगे, हाथी ले जाएंगे। कहो हो, अब ससुर बनिए गए हैं, क्या दिक्कत है? 500 हाथी गिफ्ट में दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट में कितना हाथी दिया? 500 हाथी गिफ्ट में दे दिया था। कोई बात नहीं, तो लेबो तो किया था दहेज। पाकिस्तान अफगानिस्तान भयानक, कश्मीर, तीनों चीज लिया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान और कश्मीर, ये 3 चीज ले लिया था ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जाति से ना छोटे जाति का था, शूद्र जाति का था। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार। ध्यान से पढ़िएगा, गड़बड़ा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला वंश, हरियंक वंश का पहला राजा बिंबिसार है, बिंबी, और ई है बिंदु। कौन सा है? बिंदुसार। और कौन है? बिंबिसार। कंफ्यूज आइएगा मत। भारत का पहला राजा इधर मगध का बिंबिसार, उसके पहला वंश हरियंक वंश, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य को ना जैन धर्म वाला शिक्षा दे दिया, कहा कि क्या फायदा मार धार करके,
सेल्यूकस निकेटर है, इस दुनिया में कुछ नहीं है, आप जैन धर्म अपनाइए, उगारे होइए, जाके मर जाइए वहां पे। कहा कि ठीक है बोल रहे हैं। सजुरा राजा था, जैन धर्म अपना के उगारे हो गया, और दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रृंगेरी पर्वत पे जाके भूखे मर गया। अपना राजपाट किसको दे दिया? बिंदुसार को। तो यहाँ का शासक कौन बन गया? बिंदुसार। कौन बन गया? बिंदुसार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला शासक मगध का कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश का था कि किसी और वंश का? मौर्य वंश का संस्थापक। उसके बाद बिंदुसार। बिंदुसार को तो बना बनाया साम्राज्य मिला था, पूरब से लेके पश्चिम में, कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा जबरदस्त मिला था। बिंदुसार के 2 बेटा थे सब। बड़का का नाम था सुसीम और छोटका का नाम था अशोक। छोटका का नाम क्या था? अशोक। अब बड़का का नाम सुसीम। सुसीम तथा अशोक। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, छोटका बेटा अशोक और बड़का बेटा सुसीम। ध्यान दीजिए, ये है मेन मगध, ये हो गया, ये हो गया मेन मगध। मगध ये हो गया कश्मीर, ये हो गया अवंती। ये अवंती, अवंती मध्य प्रदेश, यहीं पे था माहिष्मती। अवंती माहिष्मती, अवंती की वही थी अवंतिका, दूसर की बाहुबली वाली की, अमरेंद्र बाहुबली। पहलकी वाली की तो देवसेना थी, ओकरे चक्कर में सब मार हुआ, बहुते मार खाती ससुरी। और जुबान देखते थे कितना तेज चलता था उस समय। तो ये अवंती का राजकुमार कौन था? अशोक। अवंती का राजकुमार अशोक और कश्मीर का राजकुमार सुसीम। अब टोटल मेन पावर मगध किसके पास था? बिंदुसार। बिंदुसार अब बूढ़ा हो रहा था, इसका फायदा उठा लिया कश्मीर वालों ने। कश्मीरिया वाला शुरू से मार करता है, कहा कि हम नहीं रहेंगे, कश्मीर अलग रहेगा, हम आजादी चाहते हैं, कश्मीर अलग रहेगा। सुसीम को पकड़ के बड़ी मार मारा सब कश्मीर वाला सब। सुसीम भाग आया पटना कुमरार में, कहा कि डैडी मुंह फुला दिलो हमरा मार के, कहतो कि ना रहतो। वो कहा कि लोल कहीं का। बिंदुसार जानता था अपने छोटा बेटा के बारे में, अशोक के बारे में। बोला अवंती के राजकुमार अशोक से कि क्या तुम कश्मीर के विद्रोह को दबा सकते हो? कहा कि ठीक है, जा रहे हैं। गया, 1 हफ्ता बाद कहा विद्रोह समाप्त है पिताजी, आप किसी दूत को भेजकर संपर्क करा सकते हैं। दूत आया, कश्मीर घूम के गया और मगध आया और बिंदुसार को बताया कि आपका छोटा बेटा सुसीम जिससे पिटा गया था ना, विद्रोह को अशोक ऐसा शांत किया कि कश्मीर में कोई जिंदे नहीं है। सबको काट दिया कश्मीर में, और वहां स्थापना किया श्रीनगर की। कहा कि कोई भी बिहारी आएगा ना तो उसके नाम के पहले श्री लगा के भेजना। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने। श्रीनगर की। कहा कि कोई तामझाम नहीं होना चाहिए, समझ आ गया ना? यहाँ जो हम बोल दिए वही होगा, तुमको रहना है तो रहो, नहीं तो मर जाओ, जीना है तो हमारे साथ, नहीं तो नहीं जी सकते हो। बिंदुसार को लग गया कि यही राजा के योग्य है, लेकिन अपने यह घोषणा करता कि मगध का अगला राजा अशोक होगा, इससे पहले ही ससुरा मर गया। कौन? बिंदुसार। तो नियम के अनुसार बड़ा बेटा राजा बनेगा, तो मगध का इसका बड़ा बेटा कौन था? सुसीम। तो सुसीम कहा हम राजा बनेंगे। क्या बोलेंगे? हम राजा बनेंगे। अशोक के मन में खटक गया, ससुरा राजा लायक है नहीं, बड़े बड़ भाई है तो क्या हुआ। बाद में पता चला कि ससुरा बहुत बड़का खचरा था ये। कौन? बिंदुसार। इसका ना 99 गो नजायज औलाद थे सब, जहां तहां, भिगना पहाड़ी पे, गांधी मैदान, बोरी रोड, चिड़ियाघर, इको पार्क, जहां जहां जाता था नजायज औलाद बहुत ज्यादा थे। जब ये मरा तो सब नजायज औलाद आ गया सब कि सुनिए ना, हम भी तो, हमारा भी तो हुआ कुछ हिस्सा, तनिए सा हुआ, एक काम करिए भिगना पहाड़ी हमको दे दीजिए, मसालापुर आट हम हो गया, गांधी मैदान हम ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं। सुसीम कहा कि क्या करे भैया? तो अशोक कहा कि सब लोग आओ कुमरार में, अगम कुआ है पटना में, बुलाया, 99 भाइयों को काट दिया, जितना नजायज औलाद थे ना सबको काट दिया। सुसीम कहा कि क्या किए? तलवारवा निकाल के सुसीम को भी काट दिया। क्या कि 100 अब हिसाब ठीक है। कहा और किसी को राजा बनना है? राजा बनना है तो अगले संडे आएंगे कुमरार में। मारा पूरा 99 भाई को काट दिया, 99 नजायज औलाद, एगो ओरिजिनल।
100 भाइयों को काट के राजा बना था कौन? अशोक। अशोक का मतलब देखिए, शोक का मतलब होता है दुख, अ का मतलब होता है नहीं, जिसे कोई दुख ना हो उसे क्या कहते हैं? अशोक। अशोक को कहता है कोई दुख नहीं है, और अपना राज्याभिषेक धूमधाम से कराया कि मैं मगध का राजा हूं। अशोक बन गया क्या? मगध का राजा। अशोक को शिकार का बहुत शौक था, वो शिकार करने बहुत जाता था। समझ में आया कि नहीं गया? तो मगध के नीचे एक जगह था उड़ीसा, जिसका उस समय का नाम था कलिंग। क्या नाम था? कलिंग। मगध के नीचे जो उड़ीसा है, उस उड़ीसा का नाम क्या था? कलिंग। तो अशोक जो था, अब तो सबको काम शांत करके अब कहाँ गया? शिकार करने कलिंग में। शिकार करने गया ना, तो उसमें एगो लड़की भी शिकार करने आई थी। अशोक देखा तो देखते रह गया, अरे बाप रे बाप। पहले सोच रहा जंगल में लड़की मिल जाती थी, अब कुत्ता उत्ता मिलता है सब। अब कहाँ लड़की मिलती है? सब शहर में चला है कि नहीं? अब नहीं मिलती है जंगल में। समझ आएगी नहीं आ गया? अब वही जंगल में मिलबो करेगी तो पता ही बीनने वाली घस गड़नी सब। अब पहले रानी नहीं आती थी सब। तो अशोक देखा, कहा कि बाप बहुत बढ़िया। लड़कियों देखी कि भाई ठीक ठाक हैंडसम है, लड़का ठीक ठाक है। लड़कियों बहुत होशियार होती है सब। टेंट टाड़ रहिएगा ना तो तुरंत भैया थोड़ा साइड होइए ना, कहती हट तू कोने लायक। ठीक ठाक रहिएगा, कबो भैया नहीं बोली, सुनिए थोड़ा साइड होइए। एगो रास्ता छोड़ देती है कि कभी बाई दिवे हो। तो वो एक दूसरे में देखा देखी होने लगा। अगले दिन फिर शिकार पे मिल गए सब, लड़की उड़की फिर मिल गए। लड़की सब भी बहुत होशियार होती है सब, जंत में देखते हैं ना, वो अपना बलवा ना 4 गोएंगे नागवा लटका देगी। उस सेम स्टेशन पे खड़ी ट्रेन के लिए आउटर सिग्नल होता, देख के इसे मुड़ मतलब अब ट्रेन आउटर पे खड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिग्नल ग्रीन है। समझ में गया? तो 2-4 बार इसे इशारा उशारा कर दी। अशोक समझ गया कि भाई अब इधर कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ा, 2 आंखें 4 हुई। धीरे धीरे बात, मोबाइल लग दे बबनी, मोबाइल लग दी। हाँ, लड़कियां अपने को होशियार समझती है। बैगवा में मोबाइल रखो। आप लोग को बुद्धि नहीं होता है तो काय लगाती हैं लोग। देखिए ध्यान से, अशोक के इस समय बात हो गया। अब बात आ गई शादी ब्याह की। कही की शादी करेंगे पहले शादी, तो अशोक कहा कि शादी कर लो हमसे। तो कही कि ठीक है। अच्छा एक बात बता, बात में तो ये पूछबे नहीं किए कि तुम्हारा घर कहाँ है, हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। अब भाई बात हुआ तो अशोक कहा कि हम मगध के राजा हैं। तो लड़कियां कहीं क्या ससुरा तू बिहारी है रे। तो अशोक कहा क्या दिक्कत है, का भाग का रे, तो कहीं कि हम बिहारी से बिया ना करबो। कही कि तो हम पसंद नहीं है। कहा कि देख हम सब पसंद है, लेकिन कलिंग के हम रहने वाले। कलिंग का नियम है कि कलिंग की लड़की कभी भी कलिंग के बाहर नहीं ब्याही जाएगी। कहा कि कौन नियम बनाया? कलिंग के लोग। तो कलिंग के राजा के पास आया, कहा कि हम देखिए मगध के राजा हैं, हम पूरे हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान से शुरू होता है म्यांमार तक मेरा क्षेत्र है, आप भी हमारे अधीन आते हैं, हम गोड़ हाथ जोड़ते हैं, हमारा बियाह कर दीजिए एकरा से। समझ में आ गया ना? तो कहा कि देखिए आप राजा हैं तो क्या हुआ, नियम कानून से ऊपर नहीं है, कलिंग की लड़की कलिंग से बाहर ब्याही नहीं जाएगी। अशोक भड़क गया, कहा कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, मटका फोड़ देना चाहिए। उंगली ते टाड़ मत करिए, मटके फोड़ दीजिए। सेना लाया 2.5 लाख और कलिंग पर हमला करा दिया, मार काट कूट के रद्द कर दिया कलिंग में। लेकिन अशोक को कलिंग के बारे में पता ही नहीं था। कलिंग लड़की के दरवाजे पे चौखट पे पहुंचा, वहां भी सेना थी, काट कूट के आगे बढ़ा, लास्ट में काटा खचा, काटा सर जब गिरा ना तो अशोक का दिमागे सनक गया। उसी लड़किया का सर था जिसे अशोक ने काट दिया, क्योंकि कलिंग का दूसरा नियम था कि कलिंग पर यदि हमला होगा तो लड़का लड़की बच्चा बूढ़ा जवान सब लड़ेगा। वो लड़कियों लड़ने आई थी, मर गई बेचारी। अशोक पगला गया, मेरे तेरे लिए रे जग छोड़ा तू मुझको छोड़ चली। अशोक एकदम पागल हो गया, उसको हथियार छोड़ दिया, खाना पीना सब पूरा तरह से चेंज हो गया, किसी का एकदम पागल टाइप का हो गया। देखिए 20 साल में एक माँ अपने बच्चे को जेंटल बनाती है,
और एक लड़की 20 मिनट में उसको मेंटल बना देती है। अशोक पूरा पागल हो गया, कहा कि हम ना मन लगता, हम साम्राज्य उमराज छोड़ देंगे यहाँ पे। खुदा किसी को किसी पर फिदा ना करे, फिदा करे तो कयामत तक उसे जुदा ना करे। ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, लेकिन जी भी कहां पाता है तन्हाई में। तो अशोक एकदम पूरी तरह चेंज हो गया, कहा कि अब हम ना करेंगे। अशोक अपना साम्राज्य मतलब सारा हथियार त्याग दिया, कहा आज के बाद हम कोई हथियार नहीं उठाएंगे। एकदम युद्ध की नीति को त्याग कर बुद्ध की नीति को अपना लिया। और उसी के बाद अशोक महान बना। अशोक को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो जो उसका हृदय परिवर्तन हुआ उसके बाद की कहानी को। इसलिए कहा जाता है हर कामयाब के पीछे एक महिला का हाथ होता है और हर बर्बाद के पीछे 2 महिला का हाथ होता है। समझा गया ना? तो एक एक महिला रहे तो ठीक है, 2 आएगा ना शॉर्ट कट जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? अब कोनो बैटरी है 12 वोल्ट का, में 2 बैटरी जोड़ देंगे तो भड़काइए ना देगा उसको। आजकल की लड़की बैटरी नहीं है सर, ट्रांसफार्मर है सब। एकदम भयानक हो जाएगा सब। अशोक ने किन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक पूरी तरह से युद्ध को छोड़ दिया, शांति प्रिय हो गया, सब पे दया का भावना रखने लगा। उसने बौद्ध धर्म को इतना अच्छे से लागू किया। लेकिन उसे बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह यानी प्रेरणा किसने दिया? उपगुप्त ने। किसने दिया? निग्रोथ ने दिया। किसने दिया? निग्रोथ। उसका खुद का भतीजा था निग्रोथ। निग्रोथ ने कहा कि भैया चाचा जी आप क्या कर लीजिए, मतलब बौद्ध धर्म अपना लिए। उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दे दी और बौद्ध धर्म को ही अपना लिया। जहां तहां बौद्ध धर्म की क्या करने लगा? वह प्रचार करने लगा। उसके 2 बेटा थे, एक का नाम था एक बेटा था महेंद्र और एक बेटी थी संघमित्रा। दोनों को उसने भेजा श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। धीरे धीरे जनता अशोक को पसंद भी करने लगी, लेकिन नापसंद इस वजह से करती थी कि बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार करता था। बौद्ध धर्म अशोक के समय अपने पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। जैन धर्म का उसी समय क्या होने लगा था? विनाश होने लगा था। और बौद्ध धर्म का क्या होने लगा? विकास हुआ। बौद्ध धर्म का बहुत ही विकास किया कौन? अशोक। धीरे धीरे अशोक के वंश वाले आए सब, वो युद्ध को छोड़ते गए सब। और एक राजा जब युद्ध करना छोड़ देता है तो अगल बगल के राजा उस पर क्या होने लगते हैं? चढ़ जाते हैं सब। अशोक ने अपने चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में कहा है कि जिस देश का राजा जितना ज्यादा निर्दयी रहेगा, जितना ज्यादा दुष्ट रहेगा, उसकी जनता उतना खुश रहेगी और वो देश उतना विकास करेगा। शी जिनपिंग को देखते हैं, किंग जोम को देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं, हमारे मोदी जी को। अब की बार ट्रंप सरकार अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए। देश डूब रहा है, वो हाउडी में गए थे प्रचार करने। अरे समझौता करके आते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर डूब रहा है, वीजा कट रही है, हर सेक्टर, वहां जाके प्रचार कर। तो देश के प्रधानमंत्री अगर बहुत लिबरल हो जाएंगे ना, शांत टाइप के, तो देश चौपट हो जाएगा। वहां पे राजा को एकदम दुष्ट होना चाहिए, अशोक के टाइप का। काट पुट के रद्द कर दिया। देखें कश्मीर वाला मामला, शांति कर दिया कश्मीर को एकदम हमेशा के लिए। कलिंग वाला में पूरा तरह से बर्बाद हो गया। कलिंग का नाम बाद में उत्कल हुआ, उत्कल के बाद उड़ीसा, अभी क्या हो गया? ओडिशा हो गया। तो धीरे धीरे अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो उतने योग्य नहीं थे, जिस कारण मौर्य वंश की अंत कर दिया। उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग। और किस वंश की स्थापना कर दिया? शुंग वंश। कौन सी वंश की स्थापना? शुंग वंश की स्थापना कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा वंश? शुंग वंश। बताइए, मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश, शॉर्टकट बताइए तो। पहला वंश हर्यंग, दूसरा शिशुनाग, तीसरा नंद, चौथा मौर्य, उसके बाद शुंग, उसके बाद कर्ण, उसके बाद सातवां मौर्य तक। तो हल्का सा देखें, पूरा डिटेल से नहीं अभी, लेकिन आपको हल्का फुल्का एक खाका दिमाग में तैयार हो जाना चाहिए कि प्राग ऐतिहासिक में हमको आषाढ़ काल देखना है, आद्य ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता, और ऐतिहासिक काल में आपको क्या देखना?
वैदिक काल। अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, आप लोग का तो 2 या 3 दिन हिस्ट्री में हुआ, तो आप लोग को क्या हम क्वेश्चन बताएंगे क्या, लेकिन इतना गारंटी बताते हैं, आप आज से भी अगर आप बीपीएससी के लिए सोचते हैं तो गिन के आज से आपके लिए साल से डेढ़ मतलब नेक्स्ट बीपीएससी आपका कंफर्म हो जाएगा। लेकिन कुछ उसके लिए मत करिएगा बाबू, जितना बताते हैं आप बस उतने पढ़िएगा, कोई एक्स्ट्रा किताब उताब मत खरीदिएगा। इतना पैसा नहीं है आपके पास, ज़्यादा पैसा है तो किसी गरीब रिक्शा वाले को खाना वाना खिला दीजिए। पैसा वैसा ज़्यादा हो गया, किताब उताब मत खरीदिए, चुपचाप से जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। 11 बजे जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को दीजिए। अगर टेस्ट नहीं दे सकते हैं तो किसी लड़के से क्वेश्चन लेके देखें, आगे समझते हैं। बैठ रहे बउआ, थोड़ा बोले हैं जाने के लिए, क्या चाहता है हम कलिंग बना दें यहाँ? हाँ, हमको शरीफ मत समझिएगा, इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला। दो देंगे हम यहीं पे, जब तक हम नहीं बोले कोई लड़का या कोई लड़की उठ जाएगा तो समझ जाइएगा वो कलिंग का हाल कर देंगे हम। आगे देखिए, सुंग वंश। सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग, ये सेनापति था या राजा था? सेनापति। किस वंश का? देखा कि यहाँ के राजा लोग युद्ध कर पे नहीं करता, काट दिया, कहा कि किसी को विरोध करना है, कौन जाएगा विरोध करने के लिए? कुछ नहीं विरोध कर सकते हैं। जिस सिंपल सी बात, जिसके पास शक्ति रहता है ना, अगर मिस यूज करेगा तो कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए ये लड़का को हम बेवजह उठा के पीट दिए, कुछ नहीं किया, बेवजह उठा के पीट दिए, हम कहें कि किसी को और कोई तकलीफ है, कोनो हाथ उठाएगा ना ओकरो थूड़ देंगे, भयानक, कोई नहीं उठाएगा इसमें। यहाँ पे हम एक बात समझा रहे हैं, मिस यूज अगर करना, ऐसा तो डर नहीं, डर रहा है क्या? ऐसा ना हो कि प्रैक्टिकल बताएं। देखिए आगे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि जगह बन जाए। मौर्य वंश का शासक कौन था? पुष्यमित्र सुंग। ये जाति से ब्राह्मण था, तो भारत का पहला ब्राह्मण वंश सुंग वंश, शासक पुष्यमित्र सुंग। इसने बौद्ध धर्म का विनाश चालू कर दिया, कहा कि कोई विनाश विनाश नहीं हो, सारा बौद्ध धर्म का बर्बाद कर दिया। और किस धर्म को बढ़ावा दिया? ब्राह्मण वंश को। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। असुंग वंश का पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग था। यह कौन से धर्म का था? ब्राह्मण वंश। इस ससुरा बहुत झगड़ा था। अशोक और उसका वंश मौर्य वंश जितना सीधा था ये उतने झगड़ा था। अब किसी से झगड़ाने का कोनो बहाना चाहिए ना, कि ऐसे ही किसी से मार कर लेंगे, कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो बहाना कैसे लेंगे? कहीं ना कहीं तो बहाना चाहिए। तो ये को नया नियम निकाला, अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ में को सफेद रंग का घोड़ा ले आता था, अब पूजा पाठ करा देता था, उसके पीछे 2 लाख की फौज लेके चलता था, कहता था घोड़ा जहां तक जाएगा मेरा हो जाएगा वो एरिया। अगर किसी को घोड़ा का विरोध करेगा तो हमसे युद्ध करे, युद्ध में जीत गया तो वो क्षेत्र उसका, नहीं तो घोड़ा चला गया तो मेरा। अब छोट मोट राजा वैसे ही देखेगा 2.5 लाख की फौज आ रही है, भाग जाता था। और घोड़ा को रोकिएगा कैसे? अरे जो पहले लोल था सब, घोड़ा को रोकने की क्या जरूरत है? खूब बढ़िया घोड़ी दूसरे और छोड़ दीजिए वो घोड़वा अपने चल जाएगा, युद्ध करने की कोई जरूरत है नहीं है। लेकिन वो घोड़वा से चलता था और युद्ध कर देता था। तो बताइए पुष्यमित्र सुंग ने कौन सा यज्ञ प्रारंभ किया? कौन सा यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ। कौन सा यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ पुष्यमित्र सुंग ने कराया था। इसी के जो पंडित थे, पुष्यमित्र सुंग के जो दरबार के सबसे बड़े पंडित थे, उनका नाम था पातंजलि। क्या नाम था? पातंजलि। और वही योग के दर्शन मतलब संस्थापक है। योग का सारा विद्या किसने सिखाया है? पातंजलि। और उसका डुप्लीकेट मार दिया कौन? रामदेव। और जो पतंजलि किसी को नहीं पता पतंजलि इतना पुराना है, और उसका मॉडर्न तरीका दे दिया कौन? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव और जियो, जो जियो होता है ना, जियो और खान सर, ये 3 चीज में कॉमन है। ये तीनों अलग अलग क्षेत्र के हैं। वो दवा आयुर्वेद के क्षेत्र के, वो टेलीकॉम के क्षेत्र के, हम शिक्षा के क्षेत्र, लेकिन तीनों में अलग अलग है। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? ये तीनों एकदम लास्ट में आए, लेकिन इतना ना फास्ट आए कि बाकी सब देखते रह गया सब। 2 साल पहले खान सर पटना में नहीं थे, पतंजलि 2 साल पहले मार्केट में नहीं थी, 2 साल पहले जियो को कोई नहीं जानता था। लास्ट आया, लेकिन इतना ना फास्ट आया कि कोई नहीं रोक सका। इसलिए आप अगर लास्ट में है तो कभी मत घबराइए। आप हिंदुस्तान में 3 लोग को देखिए, पतंजलि, जियो और खान सर। लास्ट लेकिन वेरी फास्ट। दुख बस इस बात का है कि समय बहुत कम है, लेकिन साहस रखिए कि समय अभी भी है, समय गया नहीं है।
समय कम है, एकदम जी जान से लग जाइए, लास्ट लेकिन फास्ट। आज से आप लगिए, अगला बीपीएससी आपका होगा, आज से गारंटीड बताते हैं आपको। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हिस्ट्री याद नहीं करना पड़ेगा, एकदम गारंटी कहते हैं आपको, एकदम कहानी की तरह आप पढ़िएगा हिस्ट्री को। और जिस दिन आप हिस्ट्री का क्लास करने आएंगे ना, आप पटना में देख लीजिए घूम के, लड़का हिस्ट्री का क्लास लेके निकलता था हाथ झाड़ता है, सोच रहा मास्टर 7 पन्ना लिखवा दे लोग। आप कभी कभी एक हफ्ता हो जाएगा आप नहीं लिखिएगा, उसके बाद लिखवाएंगे। जब तक समझा नहीं देते हैं, याद नहीं करा देते, तब तक नहीं लिखना होगा आपको। तो ये हो गया आपका पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के पंडित का नाम पतंजलि। और उसके बाद इसका सेनापति आया कर्णव, ओकरे मार दिया वासुदेव। और वासुदेव ने किसकी स्थापना कर दिया? कर्णव वंश की स्थापना कर दिया। कर्णव वंश का सेनापति था आपका, सातवाहन वंश के संस्थापक थे आपका सीमुक। कौन थे? सीमुक। सीमुक। सीमुक किसको मार दिया? आपने किसकी स्थापना कर दिया? सातवाहन वंश की स्थापना कर दिया। तो ये वाले वंश उतने महत्वपूर्ण नहीं है सब, बस इतने में याद रखिएगा कि शुंग वंश कैसा वंश था, कौन जाति का था? ब्राह्मण। इसके सेनापति को किसने, इसके सेनापति वासुदेव, मार के क्या बन दिया? कर्णव। इसका सेनापति सीमुक, मार के बन गया सातवाहन। सातवाहन भारत का पहला मातृसत्तात्मक वंश था। कौन सा था? मातृसत्तात्मक। जबकि भारत अभी वर्तमान में पितृसत्तात्मक है। यानी अगर कोई किसी से पूछता है कि आप किसके लड़का हैं, यानी आप किसकी औलाद हैं, तो किसी भी बच्चे में उसकी माँ और पिता दोनों का योगदान बराबर रहता है, लेकिन वो माँ का नहीं बताता है, पिता का ही नाम बताता है। और अगर उसके पिता नहीं है, मर गए हैं, तो स्वर्गीय लगा के बताएगा, लेकिन पिता का नाम बताएगा, माता का नाम नहीं बताएगा, क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है। जबकि भारत का एक सातवाहन साम्राज्य था जो कैसा था? मातृसत्तात्मक था। वहां किसी से पूछिएगा तो वह अब कभी भी अपने पिता का नाम नहीं बताएगा। किसका बताएगा? माता। यदि माता नहीं है तो क्या बताएगा? स्वर्गीय लगा के बताएगा, लेकिन माता का ही नाम बताएगा। वर्तमान में भी खासी जनजाति मातृसत्तात्मक। ये पिछला बीपीएससी में पूछा था, इनमें से कौन सी जनजाति मातृसत्तात्मक है? और एक क्वेश्चन इसमें भी अभी भी जनजाति से पूछा है, 4 ऑप्शन दे दिया, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन का एक एरिया होता है कि ये इस एरिया से ये क्वेश्चन, इस एरिया से ये। अब बाकी क्वेश्चन जो होते हैं ना बाबू, केवल टाइम पास के लिए होते हैं, उसको पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो आप लोग भी याद रखिएगा, हम आपको उतने पढ़ाएंगे जितना आपका एग्जाम निकल जाए। हाँ, ये गारंटी लेते हैं कि बीपीएससी में आप अगर पढ़ के जाइएगा तो गारंटी करते हैं कितनों टफ क्वेश्चन बना देना, आप पास होके आइएगा। हम टॉप कराने की गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो आपके मेहनत पर है, लेकिन हम इतना कहते हैं कि अगर आप घर पे 10 मिनट भी समय दिए हैं तो हम आपको बीपीएससी गारंटेड हम आपको पास करा देंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं। और नहीं तो आज एग्जाम हुआ है, आप आज क्वेश्चन लीजिए, ग्रुप में हम सेंड भी कर दिए हैं, और जो लड़के पढ़ लिए हैं उनके मिलाइए उनसे क्या है या नहीं है, वहां पे एक्यूरेट आपको कभी फेल नहीं हो जाएगा। अब भाई हम क्वेश्चन आउट नहीं ना किए कि 150 का 150 लड़ जाएगा, क्योंकि उसमें मैथ भी है, कुछ 5-7 क्वेश्चन मैथ भी रहते हैं, लेकिन एक बात की गारंटी आप पास हो जाएंगे। गर्ल्स आप लोग के लिए ज्यादा जरूरी, क्योंकि आप लोग का 33% कोटा है, आरक्षण नहीं है। यानी टोटल सीटें अगर मान लीजिए 1000 आती हैं तो उसमें से 350 सीटें लड़कियों के लिए अलग से रख दी जाएगी, बाकी इसमें लड़का मार करे। ये आपको पता होगा, पटना में अभी आधा मास्टर कोचिंग बन करके बीपीएससी का एग्जाम देने गया है, देख रहे हैं? वहां पे वो सब काम कर रहा है, वहां पे मास्टर कोचिंग बन करके गया है। ये उन लोगों में लड़कों की फाइट होगी और लड़कियों के लिए सेफ जोन है। सपोज अगर हम भी बीपीएससी का फॉर्म भरे होते और हम भी जाते आज एग्जाम देने, तो हमारा टक्कर इन लड़कियों से होता है कि आप लोग से सोच सकते थे कितना टफ हो जाता आपका कंपटीशन। और लड़की लोग सोचिए, आप लोग में केवल लड़की रहेगी, है कि नहीं? अब मान लीजिए किसी दौड़ में खाली भैंस दौड़ाया जाए तो उसे जो दौड़ होगा। आप बताइए सबसे कम महिला शिक्षितता कहां पर है? बिहार में। अब गुस्सियाया मत करिए आप लोग, हम थोड़े बोल रहे हैं कि महिला शिक्षितता ज्यादा है। बिहार का सैंक्शन बोलता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की है? बिहार की। और उनके लिए कोटा है, तो अपने में मारा, तो अंधों में काना राजा, नहीं समझे? तो आप लोग भरिए, और हम आपको गारंटी बताते हैं। जानते हैं बीपीएससी क्यों नहीं होता है? इसमें हम आपको हाथ बता, 90% विद्यार्थियों को बीपीएससी का सिलेबस नहीं पता है, 90%। और हम यहाँ माइक के सामने लाइव में बोल रहे हैं बाबू कि एसएससी सीजीएल से 5 गुना ज्यादा आसान है बीपीएससी। ऐसे नहीं बोल देंगे, लाइव पे हर चीज रिकॉर्ड होता है, नहीं तो कोनो कहेगा कैसे? दिखा दीजिए ना आप।
हम गारंटी करते हैं बस। लेकिन हाँ, लड़का सब में क्या होता है, दिमाग लगाएगा, वो देखेगा वो मास्टर का इतना मोटका नोट्स, अखान सर का इतना, अजब हाल है भाई। दवा ज्यादा नहीं पिया जाता है, देर पिएंगे तो रिएक्शन कर जाएगा। आजकल मास्टर स्पेशलिस्ट हो गया है, खखोर के पढ़ाता है। अशोक के तलवार की लंबाई 7 फीट 3 इंच 14 mm। लड़का कहेगा वाह वाह मास्टर कितना जानकार है, वाह सचुरा जानकार है। यहाँ आप मेरा जानकारी देखने आए कि अपना रिजल्ट लेने आए हैं? अरे हमको कम में जानकारी रहे, आपका रिजल्ट हो जाए, ये ज्यादा है कि हम खूब जानकारी लेके आपको डुबा दें। आपको रिजल्ट से मतलब है, आम खाइए पेड़ मत गिनिए। लेकिन लड़का सब क्या करता है, 4 साल रिजल्ट। किसी लड़का से पूछिएगा कितना साल से पटना में हो, कहेगा 4 साल। हट जाइए वहां। जो आपको ज्यादा सलाह दिया, खास करके लड़की में, वो सबसे एकदम दूर रहिए, एकदम भयानक, वो डुबाएगा सब, आपका करियर एकदम डुबा देगा सब। अपने क्या कर रहा है 4 साल से, तू सलाह दे रहा है हमको? किसी की सलाह नहीं मानेगा। आप बस इतना मेहरबानी अपने आप पे करिएगा कि जो पढ़ाए हैं उसको रिजल्ट लीजिएगा, उसको रिवाइज करिएगा। और आपको हम अभी से बता देते हैं, आप कब पास होइएगा ये कभी मत सोचिए। ये सोचिए कि हम फेल नहीं होंगे। फेल होने का पहला लक्षण अभी से याद रखिएगा। इसमें से कितने ऐसे लड़के हैं जो किसी चीज को कल पर टाल देते हैं, बाद में करेंगे, ईमानदारी से। ये फर्स्ट लक्षण है फेल होने का। आप इस चीज को सुधारिए, और नहीं तो आप हमसे कोई स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। गारंटी देते हैं नहीं होगा। अगर आप इस आदत को नहीं सुधारते हैं तो, अगर किसी चीज आज हिस्ट्री पढ़ाए हैं, आप मोबाइल चलाइए, हम कहते हैं आप 8 घंटा मोबाइल चलाइए, 8 घंटा। लेकिन हाँ, उस 8 घंटा के बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप किताब क्या खुला छोड़ देते हैं, तो मोबाइल यूज करने के बाद मोबाइल खुला क्यों छोड़ते हैं? बंद कर दीजिए। लोग उस वक्त भी जिंदा थे जब टेलीफोन नहीं था। मर नहीं जाइएगा। घर में कोई इमरजेंसी हो जाएगा तो प्रधानमंत्री नहीं है जो यहां से दूर कर दीजिएगा, रूम पार्टनर का नंबर दे दीजिए, ओकरा फोन करके ओकर करियर खराब करिए, डिस्टर्ब करिए, हमारा नहीं है। वास्तविकता बताते, दुनिया में कोई आपके काम नहीं आएगा। अपने आप को इतना मेहनत कर दिए, क्योंकि देखिए इंसान दुनिया का वक्त देख के कदर करता है, समझ में आया ना? एक अपने आप को इतना काबिल बना दीजिए। बोलते जाते हैं, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। कोई काम नहीं आएगा बाबू। आपकी माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया ना, अगर आपके 2 भाई हैं, एक को नौकरी हो जाएगी, एक को नौकरी नहीं होगी ना, तो जो माँ ने आपको जन्म दिया वो माँ 2 भेदभाव कर देगी। आज भी हम घर में जाते हैं तो हम सबसे बड़े हैं भाई लोग में, बाकी सब छोटा है सब। हमारा इज्जत उस तरह से होता है जैसे रायसीना के महल में राष्ट्रपति का होता है। अजब हाल है भाई, हमारा नहीं होता है। पोस्ट मतलब जो आदमी घर द्वार के लिए बहुत कुछ कर दिया, आदमी मोहल्ला के लिए कर दिया। अभी भी छुट्टी में जाते हैं तो पक्का अगल बगल मोहल्ला में जो गरीब लोग रहते हैं, जिनका बेटी उटी का शादी या रुक जाता नहीं होता है पैसा की वजह से, तो किसी को चौकी पलंग नहीं दिया जाता है उसमें कि भाई आप कर दीजिएगा, ये सब हमारी ओर से रहेगा। ये सब करते रहना चाहिए इंसान, क्योंकि जिए हैं तो दूसरों के लिए भी जीना सीखिए आप इसको। लेकिन आप अगर अपने काम में नहीं, कभी नहीं हो सकता। हमारा फोन आ जाए कभी इस समय ऑफ टाइम नहीं उठाते हैं, इस सब में रेयर कभी किसी का इमरजेंसी, क्योंकि हमको तो इतने लोगों को कंट्रोल करना है। तो मेरे साथ तो एक मजबूरी है कि भाई कौन सी घटना हुई या कुछ नहीं हुआ, उसके लिए एक आदमी मोबाइल रखता है कि कोई सूचना देने के लिए आपको। लेकिन आप पढ़ाई जब कर लिए हैं तो बाबू प्लीज मोबाइल बंद कर दीजिए। और मोबाइल आप मेरे हिसाब से देखिए कि आप इसमें से 90% लड़कों को ना दिन छोटा पड़ जाता हो, बताते हैं ना, वो पढ़ने बैठता होगा छोटा पड़ जाता होगा, दिन खत्म हो गया आज का। दिन आज भी 24 घंटे का होता है। बस एक दिन मोबाइल स्विच ऑफ करके देखिए ना, बस एक दिन, उस दिन आपको लग जाएगा नहीं दिन वाकई 24 घंटा का होता है, वाकई नहीं कटेगा आपका। आप मोबाइल चलाइए, 8 घंटा चलाइए, लेकिन उस 8 घंटा के बाद स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। और दिन ज्यादा नहीं, आप मुश्किल से 10 मिनट पढ़िए, 10 मिनट जो पढ़ा रहे हैं बस इसको घर जाके कितना मिनट, 10 मिनट देख लेना है आपको। और इससे पहले जो हम पढ़ाए थे वो पेडागोगी पे पढ़ाए थे। जो भी हिस्ट्री पढ़ाए थे किस पे पढ़ाए थे, पेडागोगी। हाँ, न्यूमेनिक्स हम बता देते थे, लेकिन लड़कों को कॉपी में न्यूमेनिक्स नोट करने नहीं देते थे, मतलब नोट नहीं कर देते थे न्यूमेनिक्स। अभी आपको पेडागोगी पे लिखवाएंगे, लास्ट में न्यूमेनिक्स भी नोट करने के लिए दे देंगे।
चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, क्योंकि उसके यहाँ पढ़ाई पेडागोगी पर कराई जाती थी। उसने कहा कि ऐसे हमारा विकास नहीं हो सकता। उसने पढ़ाई के मॉडल को न्यूमेनिक्स में बदल दिया। न्यूमेनिक्स ये तरीका होता है कि आप पढ़ाई को कैसे नहीं भूलिएगा, अब पेडागोगी ये तरीका होता है पढ़ाई को कैसे पढ़िएगा। तो भाड़ में जाए ससुरा कैसे पढ़ेंगे, हमारा बस नहीं भूलना चाहिए। समझ में गया? तो हम आपको दोनों बता देंगे, यहाँ से पेडागोगी और न्यूमेनिक्स, आपको टेंशन नहीं। समझ में आ गया? आप लोग आते वक्त आप पुराने वाली सीढ़ी से आया कीजिए। समझ में आ गया? लाइव वाले लोग अगला क्लास कल करेंगे।